डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने डार्लिंगटन पेयर को कंप्लीट किया जिसे हम एज अ स्विच यूज करते हैं। आज हम देखेंगे डार्लिंगटन एम्पलीफायर। तो डार्लिंगटन एम्पलीफायर का जो सर्किट होता है वो क्या होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है। देखिएगा, दिस इज योर डार्लिंगटन पेयर। डार्लिंगटन पेयर जो हम अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। अगर डार्लिंगटन पेयर में एमीटर एक रेजिस्टेंस के थ्रू आउटपुट ले लिया जाए और यहाँ से एक बेस रेजिस्टेंस और वहाँ पर आपने इनपुट अप्लाई कर दिया, तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाता है, ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है डार्लिंगटन एम्पलीफायर। अब डार्लिंगटन एम्पलीफायर है तो उसमें वोल्टेज गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस और करंट गेन, ये हम चारों करने वाले हैं कैलकुलेट। तो पहले की मैं बात करूँ तो पहले मैं डीसी एनालिसिस करूँगा इस सर्किट की, और डीसी एनालिसिस बहुत ही सिंपल है। ऑलरेडी हम इसका ओवरऑल जो बीटा है वो कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना। तो उसी पे रिलेटेड मैं क्विकली उसको देख लेता हूं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम इसकी एसी एनालिसिस करेंगे, और जब एसी एनालिसिस करेंगे तो वहां हम देखेंगे कि हमें इनपुट जो है, इनपुट इंपीडेंस वो हाई मिलने वाली है। ये जो डार्लिंगटन पेयर है इसका इनपुट इंपीडेंस कैसा होगा, हाई होगा। वैसे भी जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है तो इनपुट हम यहां लेते हैं, आउटपुट हम यहां से लेते हैं। तो आउटपुट जो है वो ऑलरेडी लो होगा क्योंकि कॉमन कलेक्टर का लो होता है, और कॉमन कलेक्टर से ही हम इनपुट दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कैसा होगा, हाई। तो इनपुट इंपीडेंस हाई, आउटपुट इंपीडेंस कैसा होगा, लो। और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका जो वोल्टेज गेन होता है वो कैसा होता है, वोल्टेज गेन होता है नियर बाय यूनिटी और लेस देन यूनिटी, इस तरीके से। और अगर मैं इसके करंट गेन की बात करूं तो करंट गेन कैसा होता है, हाई। तो बेसिकली आज हम ये देखने वाले हैं कि ये किस तरीके से ये होता है। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे, सिर्फ एक इक्वेशन, जिसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। उस एक इक्वेशन के बाद जो है फिर आपको चीजें ऑलरेडी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, अगर बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले हम डीसी एनालिसिस कर लेते हैं। तो विदाउट द फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, जब भी डीसी एनालिसिस करेंगे तो डीसी एनालिसिस ऑलरेडी कर चुके हैं हम बहुत सारे सर्किट्स की पहले। तो डीसी एनालिसिस में कैपेसिटर ओपन हो जाते हैं, तो इस पोर्शन को हम रिमूव कर सकते हैं इसे। डीसी एनालिसिस में ये अब आपका रिमूव हो जाएगा। ये जो कैपेसिटर है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। हम डायरेक्टली जो आर ई है यहाँ से जो भी आउटपुट वोल्टेज है वो उसको डायरेक्टली हम मेजर कर लेंगे। ये क्या है, बीसीसी, ऑलरेडी ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो देखिएगा, डीसी एनालिसिस करने के लिए हम क्या करें, हमने जो इक्विवेलेंट जो पेयर था ये क्या था, दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव BBE1, इसे हम लिख सकते हैं, और इसे हम लिख सकते हैं BBE2। ये तो बेसिकली जो इक्विवेलेंट हमने निकाला था, मैंने आपको बताया था कि इस सर्किट को हम एक सिंगल जो आपका डार्लिंगटन पेयर होता है उससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो BBE इक्विवेलेंट कितना आया था, ये BBE इक्विवेलेंट कितना आया था, ये आया था BBE1 प्लस BBE2। अगर इसको एक सिंपल उससे कर दिया जाए, और अगर इसको सिंपल से कर देंगे तो जो ओवरऑल बीटा होगा दैट इज बीटा इक्विवेलेंट, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। बीटा 1 मल्टीप्लाइड विद बीटा 2, वेयर बीटा 1 इज द करंट गेन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर एंड बीटा 2 इज द करंट गेन ऑफ द सेकंड ट्रांजिस्टर। अगर मैं इसके करंट की बात करूं दैट इज IC1 एंड दिस इज IC2। तो ये बेसिकली हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब देखिएगा, अगर इसमें आपको डीसी एनालिसिस करना है तो आपको बेसिकली किसकी वैल्यू चाहिए, ये ओवरऑल जो करंट होगी दैट इज योर आईसी। तो आपको अगर ओवरऑल आईसी चाहिए तो आप किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे, तो देखिएगा ये इधर तो ये करंट कौन सी आ जाएगी, दैट इज योर आईवी करंट। तो दिस इज आईवी करंट। तो यहां से अब आप उसको देखेंगे तो बीसीसी की वैल्यू कितनी आएगी, जब आप केवीएल लगाएंगे तो बीसीसी की वैल्यू होगी दैट इज योर आईवी आरवी प्लस BBE1 एंड BBE2। तो इसको मैं इक्विवेलेंट क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं BBE इक्विवेलेंट, है ना। तो BBE इक्विवेलेंट, और ये कितना हो जाएगा, दैट इज योर V0, और V0 को यहाँ पे ये जो करंट होगी ये कितनी होगी, दैट इज योर IE करंट। तो ये इसकी किसके इक्वल हो जाएगी, दैट इज योर IE इंटू RE, IE इंटू RE। तो ये इक्वेशन हो गई यहाँ पे आपकी। बस ये इक्वेशन को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखिएगा, आपको वैल्यू चाहिए IC, जैसे IC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इस IE को हम क्या लिख सकते हैं, IE बेसिकली क्या होता है, IE जो होता है वो बेसिकली होता है आपका, अगर मैं देखूं IB के फॉर्म में, तो IB के फॉर्म में IB क्या है, ये इनपुट आपकी करंट है। तो इनपुट करंट के फॉर्म में आपने IE जो कैलकुलेट किया था वो कितना था, वो था बीटा 1 एंड बीटा 2 इंटू IB, यही तो था बेसिकली जो
बीटा इक्विवेलेंट था वो क्या था, बीटा इक्विवेलेंट था बीटा 1 एंड बीटा 2। और तो बीटा इक्विवेलेंट बेसिकली क्या था, दिस इज योर आई ई बाय आई बी, या फिर समटाइम्स से हम आई सी भी लिख लेते हैं, क्योंकि आई ई और आई सी कैसे होते हैं, हाई करंट गेन जब होता है तो वो लगभग इक्वल होते हैं, तो आई सी बाई आई बी या फिर वो भी, और वो भी कैलकुलेट हो भी जाएगा। तो ये क्या होता है, बीटा 1 एंड बीटा 2। ये हमने जब डार्लिंगटन पेयर पढ़ा था तो डार्लिंगटन पेयर में हमने ये कैलकुलेट ऑलरेडी कर लिया था। तो आई ई की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज आई सी सी, और दिस इज योर आई वी आर वी प्लस बी बी इक्विवेलेंट, और प्लस ये हो जाएगा दैट इज बीटा 1 एंड बीटा 2, तो इसे मैं बीटा इक्विवेलेंट लिख सकता हूं इनटू आर ई। तो ये बेसिकली हो गया आर ई एंड आई वी। तो आई वी अगर आप यहां से कॉमन ले लें तो आई वी की वैल्यू होगी दैट इज बी सी सी माइनस बी बी ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर वी प्लस बीटा इक्विवेलेंट आर ई। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ आई वी। और बेसिकली जो आईसी होता है, जो ओवरऑल आईसी होता है, वो भी नियर बाई इक्वल टू किसके होता है, दैट इज योर बीटा इक्विवेलेंट इनटू आई वी। आईसी कैलकुलेट करने के लिए अब क्या करें, आईवी आपको मिल चुका है, आईवी की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको आईसी की वैल्यू मिल जाएगी, ये इस तरीके से है ना। अगर मैं देखूं, अगर बीटा जनरली आपको वैल्यूज गिवन रहती हैं एकेडमिक पर्पज के लिए, मैं देखूं तो अगर आपको IC1 और IC2 इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपके लिए बीटा 1 एंड बीटा 2 फाइंड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो अगर बीटा 1 एंड बीटा 2 अगर आपको पता है तो IC1 एंड IC2 आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर IC1 और IC2 अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो इसके लिए अगर मैं आपसे कहूं कि अब आप मुझे ट्रांस कंडक्टेंस बताइए दोनों ही ट्रांजिस्टर का, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि दोनों ट्रांजिस्टर का आपको ट्रांस कंडक्टेंस निकालना है। तो ट्रांस कंडक्टेंस कैसे, जैसे सपोज GM1 इज इक्वल टू IC1 डिवाइडेड बाई BT। एक्चुअल में जो ट्रांस कंडक्टेंस होता है वो क्या होता है, IC बाई BT होता है। ये ऑलरेडी हम आरई जो मॉडल था उसमें पढ़ चुके हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स के केसेस में। और अगर मैं यहां से GM2 की बात करता हूं तो GM2 कितना होगा, दैट इज योर IC2 बाय BT। तो ये ट्रांस कंडक्टेंस, अगर आपको बीटाज गिवन है, एकेडमिक पर्पज में जल्दी बीटाज गिवन होते हैं, तो बीटा अगर गिवन है तो IC1 और IC2 की वैल्यू जो है आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली डीसी एनालिसिस हो गया है ना। अब देखेंगे इसकी एसी एनालिसिस। तो एसी एनालिसिस अगर आपको करना है तो एसी एनालिसिस के लिए आपको एक एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा। अब ये देखने में बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ऐसा लगता है ना कि जब बच्चे देखते हैं तो थोड़ा सा एक फियर, अरे ये तो समझ में नहीं आ रहा कुछ। ध्यान से पेशेंस रखिए और अच्छे से समझिए, कुछ नहीं है इसमें। देखिएगा किस तरीके से ये बेसिकली आपका एक जो डायग्राम था, जो सर्किट था ऑलरेडी वो पहले से था आपके पीयू ने। अगर मैं एसी एनालिसिस करूंगा तो एसी एनालिसिस में क्या होता है कि जितनी भी डीसी होते हैं, ये जो डीसी जो सोर्सेस होते हैं उन्हें हम क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। और जो कैपेसिटर है वो कैसा हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है इस तरीके से। तो ये बेसिकली अब आपका सर्किट है। अब इसी को देख के आपको क्या बनाना है, एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। तो देखिएगा ये मैंने किस तरीके से बनाया हुआ है। अगर मैं इस फर्स्ट ट्रांजिस्टर का एसी इक्विवेलेंट सर्किट सबसे पहले बनाऊं, मैं सबसे पहले इसको देखता हूं। तो ये इसका बेस टर्मिनल है, ये इसका कलेक्टर टर्मिनल है, और ये इसका क्या है, एमीटर टर्मिनल है। तो बेस टर्मिनल की अगर मैं बात करूं तो बेस टर्मिनल पर एक इनपुट इंपीडेंस होगा इसका, तो वो मैंने देख ली। जनरली हम जिस तरीके से बनाते हैं, ये बेस है, ये देख रहे हैं, ये बेस है। तो ये बेस पे एक जो R पाई वन, क्योंकि हम फर्स्ट ट्रांजिस्टर है तो हमने R पाई 1 ले लिया, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज योर B पाई 1। जनरली हम BV और R पाई जो लेते थे, जो कॉमन एमीटर का केस हमने किया था लास्ट लेक्चर में हमने देखा है। GM1 B पाई 1, इसे भी जनरली हम इसको क्या लेते हैं, HFE बीटा, वो भी ले सकते हैं। तो वो एक ही बात है, अगर हम HFE को लेते हैं तो हम I1 की टर्म में लिखते हैं, लेकिन जैसे ही हम GM की बात करते हैं तो वो किसके टर्म में होता है, B पाई 1। तो दोनों तरीके से ही आप कर सकते हैं। इक्विवेलेंट आप बीटा के फॉर्म में भी बना सकते हैं, इस तरह के फॉर्म में भी बना सकते हैं, क्योंकि बात एक ही है। अगर मैं आपसे कहूं कि GM1 की आप वैल्यू लिखिए, तो GM1 की वैल्यू कितनी होती है, बीटा अपॉन R पाई। ठीक है, GM1 की वैल्यू कितनी होती है, बीटा अपॉन R पाई। तो आप अगर उस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से सोचिए जो मैंने बताया है, तो GM की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू बीटा बाय R पाई। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि बीटा पाई R पाई ये है और B पाई 1, तो B पाई 1 कितना होगा, दिस इज योर R पाई इनटू IB1। अगर B पाई की भी वैल्यू यहां से कैलकुलेट करके लिखेंगे तो R पाई से R पाई कैंसिल, तो GM की वैल्यू बेसिकली कितनी होती है, दैट इज बीटा IB1। तो आप इस वैल्यू को बीटा IB1 से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैंने दोनों तरीके से कराया हुआ, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इक्विवेलेंट मॉडल ऐसा भी बनता है, वैसा भी। ओके, इसको कंप्लीट करते हैं।
तो ये बेसिकली एक मॉडल हो गया। आपने देखा जो कलेक्टर टर्मिनल है वो किससे कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है आपका ग्राउंड से। तो ये जो कलेक्टर टर्मिनल है इसका ये आपने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ओके, अब आप आए अमीटर पे। देखिएगा अमीटर किससे कनेक्टेड है, इसके बेस से। तो ये अमीटर है और ये क्या है, ये इसका बेस है। और जब ये ट्रांजिस्टर की हम बात करेंगे तो एज इट इज इक्विवेलेंट ये यहां भी बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, R⁻2 इसका बेस रेजिस्टेंस हो गया, B⁻2 इसके क्रॉस वोल्टेज हो गया, और GM2 B⁻2, जैसे GM1 B⁻1 तो ऐसे ही GM2 B⁻2। और ये क्या है, बेसिकली कलेक्टर है। तो ये भी कलेक्टर कहां से कनेक्टेड है, ये भी कलेक्टर आपका ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो वो भी ग्राउंड से कनेक्ट हो गया। और फिर ये अमीटर, तो ये अमीटर है, तो अमीटर RE और इसके क्रॉस जो वोल्टेज दैट इज करंट जो है वो कैसी है, कितनी है, IE2 आपने ले ली है। यहां पर E1 करंट है और ये जो करंट IE1 है वही कितनी होगी, IV2 होगी। अब बात करते हैं बेस की। तो बेस देखिएगा कहां से, कलेक्टर से बेस जो है वो कहां से कनेक्टेड है, RB है। तो RB जो है वो आपका एक जो टर्मिनल है वो आपका ग्राउंड से है और एक टर्मिनल जो है वो कहां से, B-in से है। तो देखिएगा दिस इज योर B-in। तो B-in बेसिकली क्या होगा, अगर मैं इसको ये इस तरह से हटा के यहां पे RB अप्लाई कर दूं तो B-in और RB दोनों कैसे हैं, पैरेलल है, और इनका एक टर्मिनल कैसा है, कॉमन है। तो एक टर्मिनल कॉमन है, RB भी देखिएगा इसके साथ और B-in भी। तो ये B-in जब RB के क्रॉस है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये B-in जो है आपका ये होगा, B-in इस नोड का वोल्टेज होगा। तो ये अब मुझे लगता है कि अब आपको AC इक्विवेलेंट जो सर्किट हमने किस तरीके से बनाया है, जो H पैरामीटर मॉडल, वो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक करके इसका इनपुट इंपीडेंस, आउटपुट इंपीडेंस, वोल्टेज गेन और करंट गेन कैलकुलेट कर लेते हैं क्विकली। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इनपुट इंपीडेंस। तो इनपुट इंपीडेंस के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी इनपुट इंपीडेंस दिखेगा वो यहां से आपको दिखेगा, यहां से जो कैलकुलेट करेंगे इस ट्रांजिस्टर का, तो यहां से सपोज जैसे ZV आपको दिख रहा है, तो ZV आपकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ZV की जो वैल्यू होगी दैट इज योर V-in बाय IV1। तो ये बेसिकली अब आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करें, सिंपली यहां से KVL अप्लाई कर दें। तो देखिए KVL अप्लाई करेंगे तो जो B-in की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, B-in की जो वैल्यू होगी दैट इज योर B⁻1 प्लस यहां से आएंगे तो B⁻2 प्लस V0, क्योंकि इसके क्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज योर V0। तो यहां से KVL पे चले तो B⁻1, B⁻2 एंड B0। इसको और सिंप्लीफाइड B⁻1 की वैल्यू लिखेंगे तो ये कितनी होगी, दैट इज योर IB1 R⁻1 प्लस B⁻2 की वैल्यू लिखेंगे तो दिस इज योर IB2 R⁻2 प्लस V0 की अगर वैल्यू लिखेंगे तो दिस इज योर IE2 इंटू RE। देखिएगा आपको वैल्यू फाइंड करनी है B-in डिवाइडेड बाय IB1। तो IB1 यहां आ रहा है, B-in तो ऑलरेडी ये है आपके पास। अगर किसी तरीके से आपने इस पूरी इक्वेशन को IB1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो IB1 आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा और यहां से आप इजीली वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिएगा इसे तो चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कैसा है, IB1 इसमें आ रहा है। IB2 को हम लिख सकते हैं IB1 की फॉर्म में। तो देखिएगा IB2 की जो बेसिकली वैल्यू है वो IE1 के इक्वल है, और IE1 किसी ट्रांजिस्टर का एमीटर करंट और बेस जो करंट है उसमें जो रिलेशन होता है वो होता है 1 प्लस उस ट्रांजिस्टर का बीटा। इसका बीटा कितना है, दैट इज और β1 एंड IB1। तो ये बेसिकली क्या होगा, ये आपका हो गया IE1 और IB1 के बीच में रिलेशन। वहीं IE2 की अगर बात करें तो IE2 का इसके जो बेस एमीटर जो करंट जो बेस करंट होगी उससे क्या रिलेशन होगा, दैट इज योर 1 प्लस β2, क्योंकि इसका β2 है, IB2। और IB2 बेसिकली किसके इक्वल है, ये बेसिकली IE1 के हैं। तो मैं यहां से लिख लेता हूं 1 प्लस β1 IB1। तो बेसिकली जो IE2 की वैल्यू है वो कितनी है, इसे मैं β1 β2 IB1 लिख लेता हूं और इसे मैं क्या लिख लेता हूं, दैट इज योर β1 IB1। तो इन वैल्यूज को अब आप यहां पे पुट कर दें, इन वैल्यूज को आप यहां पे पुट कर दो, देखते हैं क्वेश्चन कितनी आ रही है। तो देखिएगा IB2 की वैल्यू कितनी है, β1 IB1 प्लस ये कितनी हो जाएगी, β1 β2 RE इंटू IB1। तो ये बेसिकली वैल्यू होगी आपकी। तो देखिएगा यहां से B-in बाय IB1 इसकी वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका कितना होगा, दैट इज योर R⁻1 प्लस ये कितना हो जाएगा β1 और ये कितना हो जाएगा, यहां पर R⁻2 भी है बेटा, भी R⁻2 है ना, इसे लिख लेते हैं β1
आर पाई टू इंटू आई वी वन, आर पाई टू ये है, तो बीटा वन आर पाई टू प्लस इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे बीटा वन बीटा टू आर ई, क्योंकि आई वी वन आ गया। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, दैट इज इक्वल टू जेड वी, जो कि इनपुट इंपिडेंस आपको यहां से देखने पे दिख रहा है। तो सिंपल सी बात है, आर ई की वैल्यू लार्ज है, बीटा वन बीटा टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो और लार्ज होगी, तो उसके कंपेरिजन में आर पाई वन नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो इसे मैं लिख सकता हूं बीटा वन। आर पाई टू को मैं लिख सकता हूं बीटा टू बाय GM2, क्योंकि GM की वैल्यू बीटा बाई आर पाई होती है, तो आर पाई टू की वैल्यू मैं इस इक्वेशन से लिख सकता हूं, तो ये आ जाएगा बीटा टू बाय GM2, क्योंकि इसलिए लिखा क्योंकि बीटा वन बीटा टू हम दोनों में से फिर कॉमन ले लेंगे इजिली, प्लस और बीटा वन बीटा टू इंटू आर ई। और वैसे भी अगर बीटा वन बीटा टू की बात करें तो ये बीटा वन और बीटा टू बीटा इक्विवेलेंट हुआ करता था, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/GM2 प्लस आर ई। सो दिस इज योर इनपुट रेजिस्टेंस सीन फ्रॉम द इनपुट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिस्टर। तो ये बेसिकली आपके पास ZV आ गया। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि अगर आप यहां से देखें तो यहां से देखने पे आपको कितना मिलेगा, तो दिस इज योर RB, और ये फिर किसके साथ, ये जो ZV है वो कैसा हो जाएगा, पैरेलल। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो ये जो इनपुट सोर्स से देखेंगे तो ये मिलेगा आपको ZV पैरेलल विद RB टोटल। तो देख रहे हैं, अगर बीटा इक्विवेलेंट इसमें आ रहा है तो ZV बीटा इक्विवेलेंट ऑलरेडी हाई होता है, तो आपका जो ZV है वो कैसा होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा, है ना। और जब डार्लिंगटन पेयर के हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो हम जो RB वैल्यू है उसको भी हाई लेते हैं, तो दोनों की जो हाई वैल्यू है तो हालांकि इन दोनों से कम होगी, लेकिन ऑलरेडी वो कैसी होगी, हाई होगी, क्योंकि RB हमने क्या लिया है, हाई लिया है। तो जो टोटल इनपुट रेजिस्टेंस होता है या टोटल इनपुट इंपीडेंस होता है डार्लिंगटन पेयर का, वो कैसा होता है, हाई। तो यही बेसिकली अब मेन इंपॉर्टेंट था। अब देख रहे हैं हम एक ही इक्वेशन से, इसी इक्वेशन से हम सारे फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, वोल्टेज गेन के, आपके आउटपुट रेजिस्टेंस के, आपके करंट गेन के, सब इसी फॉर्मूले से डिराइव हो जाएंगे। बस 2 मिनट का खेल है। देखिए ZV हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब अगर हमें आपसे मैं ये कहूं कि आप मुझे वोल्टेज गेन बताइए इसका, तो वोल्टेज गेन बेसिकली क्या होगा, V0 बाय Vin। AB इज द वोल्टेज गेन। V0 बाय Vin की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट हो जाए तो आपको वोल्टेज गेन मिल जाएगा। देखिएगा V0 की अगर मैं बात करता हूं तो V0 की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है IE2 मल्टीप्लाइड विद RE। और अगर मैं आपसे बात करूं Bin की, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये ZV जो होता है वो Bin बाय IB1 यही तो होता है। तो IB1 को मैं यहां ले जाता हूं, इस वैल्यू को उठा के यहां रख दीजिए, ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके तो बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, बीटा इक्विवेलेंट IB1 1/GM2 प्लस RE। अब अगर RE2 की मैं बात करूं तो IE2 ये है, आपको अगर IB1 के फॉर्म में इसे लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, IE2 ये बीटा इक्विवेलेंट ही तो बेसिकली, तो IE2 की जो वैल्यू होगी वो होगी बीटा इक्विवेलेंट IB1। इस वाली IE जो करंट है वो बेसिकली इसके साथ किस तरह से रिलेशन में आती है, बीटा इक्विवेलेंट बीटा 1 प्लस बीटा 2। तो इस IE2 के प्लेस पे ये रख सकते हैं। जब आपने ये रख दिया तो आपने देखा ये इससे ये कैंसिल, दैट मीन्स IE2 से ये कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास बना RE1/GM2 प्लस RE। ये बेसिकली आपका क्या है, B0 बाय Vin वोल्टेज गेन। तो अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं तो RE बहुत ज्यादा हाई है, RE की वैल्यू हाई है तो इसे निगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये नियर बाई इज इक्वल टू कैसा होगा, 1। तो ये कैसा होगा, यूनिटी। तो देख रहे हैं वोल्टेज गेन कैसा है, वह काफी कम होता है, इसका यूनिटी होता है। तो अगर वोल्टेज गेन यूनिटी है इसीलिए हम इसे लो और मिड फ्रिक्वेंसी में एज अ बफर की तरह यूज करते हैं, एज अ बफर की तरह। तो ये हो गया आपका वोल्टेज गेन। अब इसी इक्वेशन से मैं आपको बता देता हूं कि अब आपको कैलकुलेट करना है आउटपुट रेजिस्टेंस या आउटपुट इंपीडेंस, तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिएगा, अगर आप इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखें तो इस Bin को मैं इधर ले जाता हूं, तो क्या ये वोल्टेज डिवाइडर रूल की तरह से नहीं लग रहा है। अब वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो इसका क्या करते हैं, मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक इनपुट इंपीडेंस है, सॉरी इनपुट वोल्टेज है, एक आपके पास R1 रेजिस्टेंस है और एक आपके पास RE रेजिस्टेंस है, जिसके अक्रॉस आपको पॉजिटिव नेगेटिव B0 कैलकुलेट करना है। तो अब मैं आपसे कहूं कि B0 की वैल्यू मुझे बताइए, तो क्या आप मुझे नहीं बता सकते वोल्टेज डिवाइडर रूल से। तो B0 की जो वैल्यू होगी RE डिवाइडेड बाय R1 प्लस RE मल्टीप्लाइड विद Bin। अब मैं R1 को 1/GM2 कंसीडर कर लेता हूं। अगर मैंने ये कंसीडर कर लिया तो क्या मेरे पास ये नहीं आएगा। तो अब मैं आपसे ये कहूं कि आप मुझे बताइए, ये इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। तो बेसिकली यहां से अगर आप देखेंगे तो ये इनपुट हो गई
और ये आर ई है, तो बेसिकली आपको इसके बीच में कितना रेजिस्टेंस दिखेगा, 1/Gm2 दिखेगा नहीं दिखेगा? अगर आप इसका बनाएंगे तो यही आपको रेजिस्टेंस दिखने वाला है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां से जो रेजिस्टेंस दिखेगा दैट इज योर Z0। तो ये अगर Z0 है तो अब Z0 जो होता है वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है, वो थेवेनिन वोल्टेज की तरह से कि आउटपुट पर कितना हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो उसके लिए हम जो वोल्टेज सोर्सेस हैं उसको क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। तो RE बेसिकली इसके साथ कैसा होगा, पैरेलल में होगा। तो Z0 कितना हो जाएगा, 1/Gm2 पैरेलल विद RE। अब देख रहे हैं RE हाई है, ये वैल्यू थोड़ी सी लो होती है, तो जब इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो वैल्यू और लो हो जाएगी। तो दैट मीन्स Z0 की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, लो। यानी कि जो डार्लिंगटन पेयर का जो आउटपुट इंपीडेंस होता है वो कैसा होता है, लो। तो ये आपका आउटपुट इंपीडेंस हो गया। अब यहीं पर आप करंट गेन कैलकुलेट कर लेंगे। तो करंट गेन भी बहुत सिंपल है। देखिए अब करंट गेन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो AI इसकी जो वैल्यू होती है I0/Iin। जैसे सपोज कीजिए यहां से ये सोर्स से निकलने वाली जो करंट है वो आपने Iin एज्यूम कर ली। तो बेसिकली जो करंट गेन होगा वो कितना होगा, जो आउटपुट पे करंट है, आउटपुट पे करंट कितनी है, जैसे I0 या IE2, आपने IE2 ले रखा है तो आप IE2 ले लीजिए। तो IE2 करंट है, तो IE2 डिवाइडेड बाई इनपुट करंट, यही तो आपका करंट गेन हुआ। अब IE2 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये कैसा है, ये मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की कैटेगरी में है। तो IE2/IV1, क्योंकि IE2/IV1 आप इजीली कैलकुलेट कर चुके हैं, और इसे मैं लिख सकता हूं IB1/Iin। तो इन दोनों की अगर वैल्यू मिल जाए आपको, यहां पे आप मल्टीप्लाई कर दें तो AI मिल जाएगा। अब IE2 और IB1 इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको पहले से ही पता है, क्यों, क्योंकि IE2 की जो वैल्यू होती है बीटा इक्विवेलेंट IB1 होती है। इसके और इसके बीच में रिलेशन हम देख चुके हैं, जो पेयर मैंने कराया था डार्लिंगटन पेयर, वहां पे भी यही कर, ये बीटा इक्विवेलेंट ही तो है बेसिकली। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर IE2/IB1 की वैल्यू बीटा इक्विवेलेंट, तो ये कितना हो गया, ये तो हो गया बीटा इक्विवेलेंट। अब IB1/Iin की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिएगा IB1 बेसिकली क्या है, यहाँ से जो ये जो IB1 है ये बेसिकली कितने किसके, इसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से इसके रिप्लेस कर सकते हैं बिल्कुल। IB1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ZB में हो जाएगी। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना, वो बेसिकली ZB तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट मॉडल बनाता हूं, सो दिस इज योर IEin, और ये अब आपके पास बनेगा RB, और यहां से ये कितना है, ये आपका ZB है। दिस इज योर RB, और इस ZB में ये जो करंट है दैट इज योर IB1। अब तो IB1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो IB1 की जो वैल्यू होगी दैट इज योर RB, जो इसके पैरेलल में होता है वो न्यूमरेटर में आता है, डिवाइडेड बाय RB प्लस ZB। और ये किसकी वैल्यू, IB1 की वैल्यू आ गई, तो मल्टीप्लाइड विद Iin होगा, तो Iin को डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो इसकी वैल्यू ये फाइनली ये आपके पास हो जाएगी। और ZB बेसिकली क्या है ना, ये किसकी वैल्यू है, ये AI की वैल्यू है। और ZB बेसिकली क्या है, ZB आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये कितना है, ये है बीटा इक्विवेलेंट 1/Gm2 प्लस RE। ये आप ZB जो है वो ऑलरेडी पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहां से ZB कैलकुलेट किया, इस इक्वेशन में रख दिया, आपको करंट गेन मिल जाएगा। आप देख रहे हैं यहां पर बीटा इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दैट मींस बीटा इक्विवेलेंट बहुत ज्यादा हाई है, तो करंट गेन भी कैसा होगा, हाई। तो देखिए ये आपने चारों चीजें आपने इजीली कैलकुलेट कर ली, बस इक्वेशन आपको ZB की ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। अगर ये निकालना आ गया तो फिर ये 5 मिनट से ज्यादा का खेल नहीं है। होपफुली अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये अब आपका डार्लिंगटन पेयर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर इससे रिलेटेड अभी भी कोई किसी को डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल या क्वेश्चन है वो उसके लिए आप जो है हमारी जो प्लेलिस्ट है क्वेश्चन सीरीज वाली, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। मैं वहाँ पे इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एक दो होंगे वो मैं आपको करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट वन।